बच्चों, आज हम लोग राजपूत राजवंश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक चौहान राजवंश या चाहमान राजवंश को पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो चौहान राजवंश है, ये लोग मूलतः क्या थे। मूलतः ये लोग गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। क्लियर? और जैसे ही गुर्जर प्रतिहार कमज़ोर होंगे, वैसे ये अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके और ये अपनी को राजाओं की कोटि में स्थापित कर देंगे। अब हमको देखिए, यहाँ पर एक तौर तरीके से अपने एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ना होगा। जो अनावश्यक मैटर हैं उसे छोड़ना होगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए कि हम सबसे पहले ये देखें कि चौहान जो राजवंश है, इसका संस्थापक कौन है। तो आप कह देंगे कि सर वासुदेव हैं, वासुदेव है। क्लियर? इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या है? मतलब प्रारंभिक राजधानी किसकी? वासुदेव की। तो आप बोलोगे कि सर अनंत देश है, अनंत देश। अब अनंत देश का कोई उपनाम भी है? आप कहेंगे सर अनंत देश को सांभर के नाम से जाना जाता है, सांभर के नाम से जाना जाता है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि चौहान वंश को जानने के स्रोत क्या हैं, स्रोत क्या है, तो दो ही तो होंगे ना। एक साहित्य होगा और दूसरा पुरातत्व या अभिलेख आप कर सकते थे। दोनों में से कुछ भी कर दीजिए, साहित्य या पुरातत्व। तो देखिए, जो साहित्य हैं उनमें हम इसको सबसे पहले पढ़ रहे हैं, साहित्य को। तो साहित्य क्या है? आप कहोगे कि सर पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज विजय। यह किसकी किताब है? तो आप कहोगे कि सर ये जो किताब है ये जयानक भट्ट की किताब है। किसकी है? जयानक भट्ट की किताब है। क्लियर हो गया बच्चों? दूसरी किताब हम लोग जान लेते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसकी है? आप कहोगे कि सर ये तो चंद्रबरदाई की है, चंद्रबरदाई की है ये। क्लियर? और एक और किताब है नए चंद्र का। तीसरी किताब है हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। और ये किसकी किताब है? आप कहेंगे सर ये नए चंद्र का की किताब है, ये नए चंद्र ने लिखा है इसे। क्लियर? तो आपने साहित्य तो जान लिया, ठीक है। अब अभिलेख में भी आपको अनावश्यक अभिलेख नहीं पढ़ना है। जैसे हमने किताबों में भी उन्हीं किताबों की बात किया जो प्रमाणिक हैं और जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार अगर हम पुरातत्व की बात करें तो पुरातत्व में हम अभिलेख की बात करेंगे। तो अभिलेख कौन कौन होंगे? दो अभिलेख की बात हम कर रहे हैं। एक बिजौलिया की बात कर रहे हैं, बिजौलिया अभिलेख। और ये बिजौलिया अभिलेख किसका है? आप कहेंगे कि सर ये तो सोमेश्वर का है। क्लियर? और दूसरा अभिलेख है हर्ष प्रस्तर अभिलेख, हर्ष प्रस्तर अभिलेख। ठीक है, हर्ष प्रस्तर अभिलेख। ठीक है बच्चों, ये किसका है? यह है विग्रहराज सेकंड का, विग्रहराज सेकंड का अभिलेख है। ये जो हर्ष है ये एक स्थान है। कहाँ पर है ये?
नियर टू जयपुर, जयपुर के नज़दीक है। क्लियर। और अब जब हम लोग इन चीज़ों को पढ़ लिए तो अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि इनके जो शासक हैं वो शासक कौन हैं। तो देखिए, जो प्रारंभिक शासक हैं इनके, चौहानों के जो प्रारंभिक शासक हैं, उनकी डेट नहीं मिलेगी। विवादास्पद चीज़ों को लाने का यहाँ कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो हम केवल उन्हीं चीज़ों को करेंगे जो विवाद में नहीं है। ठीक है, तो प्रारंभिक शासकों की डेट नहीं देंगे और उनके बारे में केवल उतनी ही मैटर की बात करेंगे जिनसे आपका मतलब है। तो आप देखेंगे कि मैटर कट के बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने आपसे कहा भी था कि सफलता के लिए जानना जरूरी होता है, लेकिन यह जानना अत्यधिक जरूरी होता है कि आप क्या न जानें। तो ये देखिए, ये है सिंहराज। क्लियर। अब सिंहराज ये क्या है, तो आप कहेंगे कि सर इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों से, आप कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहारों से, सामंत थे उनके ना, उनके अधीन थे ना, तो गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से सिंहराज ने ही अपने आप को मुक्त कराया था। ठीक है, और यही चौहान वंश का पहला शासक है जिसने महाराजा धीराज की टाइटल को धारण किया था। महाराजा धीराज की टाइटल को धारण करने वाला पहला शासक है चौहानों का। क्लियर। तो सिंहराज में अब हमारे सामने कोई मैटर नहीं है, नहीं पढ़ना चाहिए इससे ज़्यादा। अगला बिग्रहराज सेकंड। बिग्रहराज सेकंड। ठीक है, अब बिग्रहराज सेकंड में हमको इस तरह से मैटर देखना है। इनके काल का एक युद्ध आपको पढ़ना है, वॉर पढ़ना है। वो क्या है, देखिए ये है बिग्रहराज सेकंड, हमने ये लिखा बिग्रहराज सेकंड। फिर इनका हमने युद्ध करा दिया। किससे युद्ध कराएंगे, मूलराज फर्स्ट से कराएंगे। मूलराज फर्स्ट से करा रहे हैं। ये कौन है मूलराज फर्स्ट, आप कहेंगे कि सर गुजरात के चालुक्य शासक हैं। गुजरात के चालुक्य शासक हैं, जिसे आप क्या कह सकते हैं, सोलंकी भी कह सकते हैं। तो इसमें परिणाम क्या आएगा, इसका परिणाम क्या आएगा, आप कहेंगे कि सर मूलराज ये पराजित हो रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए ये भाग करके कहाँ जाते हैं, कन्यादुर्ग में इन्होंने शरण लिया है। कन्यादुर्ग में, ठीक है, इन्होंने शरण लिया है। कक्ष में भाग करके गए और यहीं पर एक कन्यादुर्ग था, उसी में इन्होंने संरक्षण लिया था। ठीक है, अब हमारे पास और मैटर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरे इनके जो शासक आ रहे हैं उनको देखते हैं। तो बच्चों, तीसरे जो शासक हैं वो है दुर्लभ राज। ठीक है, ये देखिए हमने लिख दिया दुर्लभ राज। तो जो दुर्लभ राज हैं यह कौन है, आप कहेंगे कि सर ये बिग्रहराज के भाई हैं। बिग्रहराज सेकंड आपने पढ़ा था ना, तो बिग्रहराज सेकंड के भाई हैं। कोई मतलब नहीं है कौन किसका भाई है, कोई मतलब नहीं। इनकी उपाधि क्या है ये आपका मतलब है, और इनकी उपाधि है दुर्लभ मेरु। दुर्लभ मेरु। अब दुर्लभ मेरु का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है, क्या होता है, जिसकी आज्ञाओं का उल्लंघन न किया जा सके। मतलब आज्ञाओं का, ऑर्डर का उल्लंघन, ठीक है, क्या है, न करने वाला, जिसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये इनकी उपाधि है और कोई मैटर नहीं सर। अब दुर्लभ राज के बाद कौन आ रहे हैं, गोविंदराज सेकंड आते हैं। ठीक है, गोविंदराज सेकंड में ये कौन है, पहली चीज तो आप याद रखिएगा, ये बिग्रहराज सेकंड के बेटे हैं, मतलब दुर्लभ राज के भाई हैं ये भी। तो अब आप याद रखिएगा कि बिग्रहराज सेकंड के पुत्र हैं और इनकी उपाधि आपको याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। उपाधि क्या है, बैरी धरहट। बैरी, फिर क्या है, धर, ठीक है, हट,
इसका क्या मतलब होता है? बैरिधरट का मतलब क्या हुआ? शत्रु का विनाश करने वाला। ठीक है, बस अब आपको गोविंदराज तक आपने मैटर देख लिया, गोविंदराज सेकंड तक का मैटर आपने देख लिया। अब आपको कुछ नाम लिखना है। देखिए, गोविंदराज सेकंड के बाद से, ठीक है, कुछ शासक आएंगे। कौन कौन आएगा? एक आएंगे चामुंड राज आएंगे, चामुंड राज। इसके बाद चामुंड राज का वारिस कौन आएगा? बिरयाराम, बिरयाराम आएंगे। बिरयाराम का वारिस कौन है? मतलब इनके बाद कौन शासन करेगा? आप कहेंगे वाकपत राज ने, वाकपति राज। कोई जानकारी नहीं सर, कोई जानकारी नहीं इन सबों के बारे में, इन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इनका जानकारी का अभाव है। क्लियर? अब अगले जो शासक आ रहे हैं वो है पृथ्वीराज फर्स्ट। तो आइए हम लोग यहीं से देखते हैं। पृथ्वीराज फर्स्ट, डेट हम नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यह डेट हम अगर डालते भी हैं तो वो प्रमाणिक नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग को चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब पृथ्वीराज फर्स्ट का कार्य क्या है, मतलब इनकी काल की घटनाएं क्या क्या हो रही हैं। तो बच्चों एक चीज़ आप याद रखिएगा, रणथंभौर आप सभी जानते हैं राजस्थान में। तो इन्होंने क्या किया था कि रणथंभौर में जैन मंदिर, ठीक है, कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर। तो जैन मंदिर को इन्होंने क्या सौंपा? आप कहेंगे स्वर्ण कलश सौंपा, सोने का एक कलश या कुंभ इन्होंने सौंपा था, ठीक है। और दूसरा कार्य इनका क्या है? आप कहेंगे देखिए, जो सोमनाथ मंदिर को जाने वाले तीर्थयात्री थे, कहाँ को जाने वाले तीर्थयात्री? सोमनाथ मंदिर, ठीक है, कहाँ है? गुजरात में है। किस बंदरगाह पर है? वेरी वेल, पढ़ाया जा चुका है आपको। तो सोमनाथ मंदिर को जाने वाले जो तीर्थयात्री हैं, ठीक है, उनको उन्होंने क्या किया? मुफ्त में रसद सामग्री का वितरण कराया था। सोमनाथ मंदिर को जाने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनको इन्होंने क्या किया था? रसद सामग्री मुफ्त में वितरित कराया था, ठीक है। अब यहाँ के बाद आपको डेट मिलनी शुरू हो जाएगी पृथ्वीराज फर्स्ट के बाद। तो पृथ्वीराज फर्स्ट के जो बेटे हैं वो हैं कौन? आप कहेंगे सर अजय राज है, अजय राज। और अजय राज का टाइम आप लिख सकते हैं, ये इनका टाइम होगा 1130 से 20 साल है 1150 ईस्वी, ठीक है। अब अजय राज का कार्य क्या है? तो आप बताएंगे कि सर इन्होंने अजमेर शहर की स्थापना किया था, मतलब अजमेर नाम का एक नगर बसाया, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कि इन्होंने अजमेर को ही अपनी राजधानी में बदला है, मतलब शाकंभरी से इनकी राजधानी या सांभर से इनकी राजधानी कहाँ आ गई है? अजमेर आ गई है, ठीक है। और अब हम लोग अगली बात करेंगे, अजय राज की पत्नी कौन है? पत्नी आप कहेंगे सर सोमलेखा है, सोमलेखा। और इस प्रकार से हस्बैंड वाइफ ने, मतलब अजय राज और सोमलेखा ने, ठीक है, क्या किया? चांदी का सिक्का जारी किया था। और इस चांदी के सिक्के पर इन दोनों का नाम है, चांदी का सिक्का। क्लियर हो गया बच्चों? और अब अजय राज का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, अजय मेरु दुर्ग का निर्माण। अजय मेरु दुर्ग का निर्माण कहाँ है? ये अजमेर के अंदर है, ठीक है। और अजय मेरु दुर्ग को क्या कहा जाता है? अजय मेरु जो दुर्ग है बच्चों, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। अजय मेरु दुर्ग है, इसको किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे कि सर इसे ही कहा जाता है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर मतलब इस किले की तुलना किससे की जाती है? आप कहेंगे जिब्राल्टर से इसकी तुलना की जाती है, ठीक है। और इसका कुछ और भी नाम है अजय मेरु दुर्ग का। आप कहेंगे ऐसे तारागढ़ ही गढ़ है और गढ़ बिठली है। तारागढ़ और गढ़ बिठली, बिठली इसका नाम है।
और आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि यह किस पहाड़ी पर बना हुआ है, अजय मेरू दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ, ये लिखा हुआ है, ठीक है, गढ़ बिठली की पहाड़ियों पर बना हुआ है क्या, ठीक है, अजय मेरू दुर्ग, ठीक है। तो आपने देखा कि हम केवल और केवल वही बात कर रहे हैं बच्चों जिससे आपके एग्जामिनेशन से मतलब है। और अब हम लोग एक बात आपके सामने और करेंगे। अजयराज के जो बेटे आएंगे वो कौन है, आप कहेंगे सर अड़ोराज है, अड़ोराज। सोमलेखा और अजयराज के बेटे हैं अड़ोराज। अड़ोराज का टाइम क्या है, तो जाहिर सी बात है कि अड़ोराज का जो टाइम होगा वह क्या होगा, 20 साल बढ़ेगा इनका समय, ठीक है। तो 1150 आ जाएगा और 1150 से 1170 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और हमने आपको बता दिया कि राजपूतों में डेट का बड़ा ही, ठीक है, रोना है, क्लियर। और अब आप याद रखिए कि अड़ोराज के कार्य क्या हैं, यहाँ लिख दिया कार्य। तो अगर हम कार्य देखें तो एक चीज़ को याद करना होगा कि इन्होंने आना सागर क्या है, ये झील है, आना सागर झील का निर्माण कराया था, ठीक है। और ये कहाँ है आना सागर झील, तो बच्चों आप याद रखिएगा कि ये अजमेर में है, ठीक है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे इसे, ठीक है। अब आना सागर जो झील है, यहीं पर जहांगीर ने दौलता बाग का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था जहांगीर ने, दौलता बाग का निर्माण कराया था। किसने कराया, बादशाह जहांगीर ने कराया, ठीक है, दौलताबाद का निर्माण है, ठीक है बच्चों। और अब आपको याद रखना है कि और यही दौलताबाद की बाग है, धैर्य से ध्यान से, यही दौलताबाद है जिसमें असमत बेगम ने, जहांगीर की सास मतलब नूरजहां की माँ असमत बेगम ने क्या किया था, आप कहोगे कि सर गुलाबी इत्र का निर्माण किया था, गुलाबी इत्र का निर्माण किया था, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखना है, अड़ोराज की एक और झील है, पुष्कर झील, मतलब उनके द्वारा निर्मित एक झील है, विकसित की गई झील है पुष्कर झील। और इसी पुष्कर झील में इन्होंने एक मंदिर बनाया है, वो मंदिर किसका है, ब्रह्मा का मंदिर है। और यह एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा का मंदिर इन्होंने बनाया है, ठीक है। और आप याद रखिएगा कि दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया है, निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया के मजार से चलकर और पुष्कर झील होते हुए, अर्थात ब्रह्मा के मंदिर होते हुए जब एक तीर्थ यात्रा निकलती है, एक तीर्थ यात्रा कहाँ पहुँचती है, आप कहेंगे गरीब नवाज या मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, फूलों की सैर। मतलब फूलों की सैर क्या है, आप कहेंगे सर एक तीर्थ यात्रा है जो शुरू होती है कहाँ से, निजामुद्दीन औलिया के मकबरे से, फिर कहाँ पहुँचती है, पुष्कर झील पहुँचती है, ब्रह्मा के मंदिर में प्रवेश करती है, फिर वहाँ से यह मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के मकबरे पर जाती है। और इसी को क्या कहा जाता है, फूलों की सैर कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना, ठीक है। और इसकी शुरुआत किसने किया था, आप कहेंगे बादशाह अकबर ने किया था, ठीक है। तो आपने ये अड़ोराज का मैटर देखा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, अड़ोराज की हत्या होती है, हत्या होती है, कौन करता है इनकी हत्या, खुद इनका बेटा ही करता है, इनका बेटा जगदेव है, ठीक है। तो अड़ोराज अपने बेटे जगदेव द्वारा मार दिए गए थे, जगदेव द्वारा ये कत्ल कर दिए गए थे। लेकिन जगदेव भी शासन नहीं कर पाए, क्योंकि जगदेव की हत्या जगदेव के भाई बिग्रहराज फोर्थ ने किया था, बिग्रहराज फोर्थ ने किया था, ठीक है। और अगला शासक कौन होगा, बिग्रहराज फोर्थ होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग बिग्रहराज फोर्थ को देखें, फोर्थ, ठीक है,
टाइम से हम बचना चाह रहे हैं। उर्फ बीसल देव, ठीक है ना। विग्रहराज फोर्थ को ही क्या कहा जाता है? आप कहेंगे कि सर बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इनका उपनाम क्या है विग्रहराज का? ये आप याद रखिएगा, इनका दो उपनाम याद रखिएगा, ठीक है। एक है कटिबंधु और दूसरा है कवि बांधव। कटिबंध और दूसरा है कवि बांधव। किस लिए है? साहित्यिक रुचि रखने के कारण इनको ये उपाधियां मिली हैं। और इनकी साहित्यिक कृति क्या है? आप कहेंगे सर हरिकेल नाटक है, हरिकेल नाटक, ठीक है, क्लियर। ये इनकी साहित्यिक कृति है, ठीक है। बच्चों इनके दरबार में कौन रहता है? दरबारी, आप हेडिंग डाल दो और अब कर लो। दरबारी इनके कौन कौन है? आप कहेंगे सर नरपति नाल्य है, नरपति नाल्य दरबारी है, क्लियर है बच्चों। और दूसरे कौन है? तो आप कहोगे कि सर, ठीक है, अच्छा हाँ, नरपत नाल्य की किताब आपसे पूछ सकता है कि क्या है। आप कहेंगे बीसल देव रासो, बीसल देव रासो किसकी किताब है? नरपत नाल्य की किताब है बीसल देव रासो, ठीक है ना। अब बच्चों दूसरा कौन रहता है इनके दरबार में? आप कहेंगे सोमदेव रहते हैं। कौन रह रहा है? सोमदेव रहते हैं। अब हम लोग एक बात करते हैं कि सोमदेव की जो किताब है वह क्या है? आप कहेंगे कि सर वो तो ललित विग्रहराज है, ललित विग्रहराज है, ठीक है। आपने दरबारियों को भी देख लिया। अब आप ये देखिए कि विग्रहराज फोर्थ के काल का स्थापत्य क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें उन्होंने निर्मित कराया है। तो एक आप याद रखिएगा, अजमेर में इन्होंने संस्कृत महाविद्यालय बनाया था, संस्कृत महाविद्यालय बनाया था, ठीक है ना। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा, यही संस्कृत महाविद्यालय है जिसको किसने तोड़ा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा। और क्या बनाया इसके स्थान पर? आप कहेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण किया था, ठीक है ना। और इनका क्या स्थापत्य है? आप कहेंगे बीसलपुर बांध है, ठीक है, क्लियर ना। तो बीसलपुर बांध एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इन्होंने इन दो स्थापत्य का निर्माण कराया था। अब बीसल देव के वारिस कौन होंगे? तो बीसल देव के बेटे हैं अपर गांगे हैं। तो पिता की मौत के बाद अपर गांगे सत्तासीन जरूर हुए थे, लेकिन अपर गांगे की हत्या अपर गांगे के ही चचेरे जगदेव के बेटे, ठीक है, कौन है? तो आप कहेंगे पृथ्वीराज सेकंड है, जगदेव के बेटे। जगदेव की हत्या किसने किया था? विग्रहराज फोर्थ ने किया था। और विग्रहराज फोर्थ जब सत्तासीन हो गए थे तो जब वो मर गए तो अपर गांगे आ रहे हैं। तो अपर गांगे की हत्या जगदेव के बेटे पृथ्वीराज सेकंड ने किया था और पृथ्वीराज सेकंड शासन करते रहे थे, ठीक है। तो हमको, ठीक है, पृथ्वीराज सेकंड के बारे में जानना है। लेकिन हम आगे जाएं इसके पहले हम आपको एक पॉइंट कहेंगे कि आप इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। क्या इम्पोर्टेंट करके नोट करना है आपको? तो आप कहेंगे कि बीसल देव ने या विग्रहराज फोर्थ ने, ठीक है, अपने साम्राज्य में जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था। चौहान शासक जिसने जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था वो कौन है? बीसल देव ही हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, हरिकेल नाटक का मंचन कहाँ कहाँ है? आप कहेंगे कि सर 2.5 दिन के झोपड़े पर है, मतलब संस्कृत महाविद्यालय पर था और उसी को तोड़ करके, उसकी छतों को तोड़ करके ही मस्जिद का रूप दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर भी है, ठीक है ना। और अब बच्चों हमारे सामने एक और चीज़ आता है, पृथ्वीराज सेकंड। तो पृथ्वीराज सेकंड में बस इतनी सी बात याद रखना है कि पृथ्वीराज सेकंड में कुछ हमारे सामने मैटर नहीं है, बस ये निसंतान मर गए थे। तो जब ये निसंतान मर गए तो इनके चाचा पृथ्वीराज सेकंड के चाचा हैं, ठीक है, उनका क्या नाम है? सोमेश्वर। तो सोमेश्वर अपनी पत्नी कर्पूरी देवी के साथ ये शासन करते हैं। और यही इन्हीं सोमेश्वर और कर्पूरी देवी के बेटे हैं कौन? पृथ्वीराज थर्ड।
क्लियर बच्चों? और अब हमको एक बात याद रखना होगा, ठीक है, सोमेश्वर बहुत थोड़े दिन तक शासन कर पाते हैं और वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगले जो शासक आएंगे वो पृथ्वीराज थर्ड आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पृथ्वीराज थर्ड के बारे में पढ़ते हैं और इनका समय भी लिखते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड का जो समय है वह 1177 में शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? आप कहोगे कि सर वैसे तो कंफर्म नहीं है, लेकिन 1192 लिख देते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड का जो किला है दिल्ली स्थित है, दिल्ली में इनका किला है और इसको कहा जाता है राय पिथौरा, राय पिथौरा। और इसी किले के नाम पर पृथ्वीराज थर्ड को भी क्या कहा जाता है? उपनाम है इनका पृथ्वीराज थर्ड का राय पिथौरा, ठीक है। अब आप याद रखिएगा पृथ्वीराज थर्ड की मां आप जान चुके हैं, फिर भी हम लिख रहे हैं कर्पूरी देवी, ठीक है। और बच्चों मंत्री कौन है इनका? प्रधानमंत्री कौन है? आप कहेंगे कैम्बास है, और यही कैम्बास है जिसने चालुक्यों के ऊपर, गुजरात के चालुक्यों के ऊपर, या आप कह सकते हैं भीम सेकंड की मां नायिका देवी पर जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था, तो यही कैम्बास है जिसने, ठीक है, कर्पूरी देवी को सहायता देने से मना कर दिया था। मतलब नायिका देवी या चालुक्य रानी कर्पूरी देवी से सहायता मांग रही थी, किसके विरुद्ध में? मोहम्मद गोरी के विरुद्ध में, लेकिन कैम्बास के कहने पर ही उन्होंने ऐसा नहीं किया था। अब इनके सेनापति कौन है? आप कहेंगे कि सर इनके जो सेनापति हैं वो हैं खांडे राव, खांडे राव, क्लियर हो गया। और अब आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज थर्ड के काल का विद्रोह क्या है? विद्रोह, तो आप कहेंगे सर मथुरा में, ठीक है, भरतपुर क्षेत्र में, या आप कह सकते हैं मथुरा में, ठीक है, भंडार नायकों ने विरोध किया था। भंडार नायकों ने पृथ्वीराज थर्ड का विरोध किया था, या उनके शासन का विरोध किया था, ठीक है, या विद्रोह किया था उनके शासन के विरुद्ध, लेकिन इनका दमन किया गया था। किसके द्वारा? खांडेराव के द्वारा इनका दमन कर दिया गया था। बच्चों अब हमको देखना है पृथ्वीराज थर्ड का युद्ध। तो पृथ्वीराज थर्ड के जो वार हैं उसमें पहला वार है, ठीक है, तुमुल का वार, तुमुल का युद्ध। ये तुमुल का युद्ध किसके बीच होता है? तो पहली चीज तो आप याद रखिएगा, यह कब होता है? 1182 में होता है। किसके किसके बीच हो रहा है? तो आप कहेंगे कि सर चंदेल और चौहानों के बीच हो रहा है। मतलब चंदेलों और चौहानों के बीच हो रहा है। चंदेलों के राजा कौन है? परमर्दी हैं, परमर्दी, ठीक है। तो ये चौहानों के चंदेलों के राजा हैं। और इधर से कौन होगा वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, पृथ्वीराज थर्ड है। अब देखिए परमर्दी की सहायता कौन कर रहा है? परमर्दी की जो सहायता है, मतलब इनको पीछे से इनकी सहायता कर रहे हैं, ठीक है, गढ़वाल शासक जयचंद्र। गढ़वाल शासक कौन है? जयचंद्र है। तो जयचंद्र कैसे सहायता कर रहे हैं? तो जयचंद्र अपने दो सेनापति, ठीक है, कौन है? आल्हा और उदल, आल्हा और उदल, ठीक है, ये दो सेनापति हैं किसके? जयचंद्र के। तो अब इन्होंने सहायता दिया है किसकी? परमर्दी की। लेकिन अफसोस कि आल्हा उदल मारे गए थे और परमर्दी युद्ध हार गए थे, ठीक है। यहाँ हमको थोड़ी सी बात याद रखनी होगी कि आल्हा और उदल महोबा के रहने वाले थे। किस वंश के थे? बनाफर वंश के थे। और ये किसके सेनापति थे? आप कहेंगे गढ़वालों के सेनापति थे या जयचंद्र के सेनापति थे, ठीक है। और आज भी बुंदेलखंड की वादियों में या गलियों में आल्हा उदल के शौर्य को, ठीक है, गाया जाता है। और इन्हीं के नाम पर एक संगीत शैली का ही विकास हो गया और उसे कहते हैं आल्हा, ठीक है। तो आल्हा में क्या गाया जाता है? आप कहेंगे आल्हा और उदल की प्रशस्ति को गाया जाता है, क्लियर। अब पृथ्वीराज थर्ड को दिल्ली कैसे मिला? दिल्ली की प्राप्ति,
दिल्ली की प्राप्ति। तो प्यारे बच्चों, हमको याद रखना है कि पृथ्वीराज थर्ड को दिल्ली उनके नाना अनंग पाल ने दिया था। किसने दिया था? नाना, ठीक है, अनंग पाल ने दिया था। ठीक है, क्लियर? और अब आप याद रखेंगे इसी उपहार में दिल्ली क्या मिला इनको? उपहार में मिला है। और इसी उपहार पर पृथ्वीराज थर्ड ने अपनी राजधानी का विकास किया था। मतलब दिल्ली किसकी राजधानी बनी? किसने राजधानी बनाया? आप कहेंगे पृथ्वीराज थर्ड ने, या पृथ्वीराज चौहान ने, या राय पिथौरा ने बनाया। अब पृथ्वीराज थर्ड का 2 युद्ध और देखना है हमें। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध होना चाहिए था, फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन। कब होता है ये? 1191 में होता है। क्यों होता है? मोहम्मद गोरी की विस्तारवादी नीतियों से। ठीक है, मोहम्मद गोरी भटिंडा पर कब्जा कर चुका था। और भटिंडा किसका है? पृथ्वीराज थर्ड का था। सरहिंद या भटिंडा? सरहिंद भटिंडा पर क्या किया है गोरी ने, मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया था। और इस प्रकार से यह पृथ्वीराज थर्ड को एक चुनौती थी। तो इस युद्ध में क्या हुआ? तराइन का जो फर्स्ट युद्ध था, इसमें मोहम्मद गोरी हारे थे। मोहम्मद गोरी हार गए थे, ठीक है ना। और ये वापस चले गए थे। फिर उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई, ठीक है, कैसे हम पृथ्वीराज को हराएंगे। अब ये देखिए तराइन का दूसरा युद्ध, ये कब होता है बच्चों? 1192 में होता है। किसके बीच होता है? आप कहेंगे कि सर बस गोरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच होता है। और इसका परिणाम क्या होगा? आप कहोगे कि सर इसमें, ठीक है, कौन हार जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर इसमें पृथ्वीराज थर्ड हार गए, ठीक है। और इसका परिणाम क्या आएगा? पृथ्वीराज थर्ड की हार का परिणाम क्या आएगा? अब कह देंगे कि सर मोहम्मद गोरी को रोकने वाला अब भारत में कोई नहीं रह गया, ठीक है। अब कोई नहीं है जो उस गोरी को रोक सके बच्चों, ठीक है ना। और गोरी अब भारत पर कब्जा करेगा। लेकिन एक परिणाम आप और याद रखिएगा। एक तो आपने ये देखा, सेकंड आप याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज थर्ड के बेटे गोविंदराज थर्ड की ताजपोशी भी किया था। लेकिन हमें याद रखना है कि पृथ्वीराज से नाराज चल रहे थे कोई, ठीक है ना। कौन नाराज चल रहा था? जयचंद्र। और यह माना जाता है कि जयचंद्र ने ही तराइन के दूसरे युद्ध के लिए किसको इनवाइट किया था? मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया था। लेकिन प्रामाणिक मैटर नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज हमको यह याद रखना है, जयचंद्र ऐसा करेंगे क्यों कर रहे हैं भाई जयचंद्र? क्या आला उदल के मार दिए जाने से? देखिए, आला उदल के मारे जाने से इनके संबंध में जरूर टकराहट थी। लेकिन जो जयचंद्र थे, इनकी बेटी थी संयोगिता, ठीक है ना। तो वो पृथ्वीराज थर्ड से प्यार करती थी। देखिए, ये सब कुछ प्रमाणित मैटर नहीं है, ठीक है। प्यार करती थी और उससे जो है जयचंद्र अपने को अपमानित हुए थे। सब छोड़िए, सब कोई मतलब नहीं। और अब आगे आइए दरबारी, ठीक है। तो पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी कौन है? आप कहेंगे जयानक है, जयानक, ठीक है। और कौन है? चंद्रबरदाई है, चंद्रबरदाई है। इनके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज गिरफ्तार करके जब गौर में थे तो ये वहाँ गए थे पृथ्वीराज से मिलने के लिए। फिर उन्होंने पृथ्वीराज से कहा था, ठीक है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान, ठीक है। तो फिर उसने सदवेदी बाण, मतलब ऐसी तमाम बातें कही जाती हैं, ठीक है ना। तो खैर वो मतलब नहीं आपका। आइए, जयानक, चंद्रबरदाई, विद्यापति गौड़, और एक और है इनके दरबार में रहते थे, वो है विश्वरूप, ठीक है। तो बच्चों, हमने केवल उतनी ही बातें की हैं जितने कि आपके एग्जामिनेशन से मतलब है, ठीक है। और ये था चौहान राजवंश। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गढ़वाल राजवंश, ठीक है। हेडिंग डालते हैं गढ़वाल राजवंश।
अब हम लोग जो अगला टॉपिक शुरू कर लेते हैं, इसी में चौहान के साथ ही शुरू करते हैं गढ़वाल राजवंश। तो जो गढ़वाल राजवंश है बच्चों, पहली चीज़ तो आप याद रखिए कि गढ़वालों को पढ़ा क्यों जाता है। एग्जैक्टली गढ़वाल राजवंश को पढ़ा ही जाता है, यहाँ के शासक हैं जयचंद्र, ठीक है, उन्हीं के नाते ही गढ़वाल राजवंश को पढ़ा जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि गढ़वाल राजवंश के शासक हैं कौन। आप कहेंगे कि सर गढ़वाल लोग गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, ठीक है ना। हमने आपसे कहा था कि गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद ही राजपूतों की रियल में जो जितनी भी आप राजपूत देख रहे हैं, इनकी उत्पत्ति उन्हीं के तुरंत बाद होती है, ठीक है ना। मतलब गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे गढ़वाल, और जब गुर्जर प्रतिहार कमज़ोर होंगे तभी इन्होंने क्या करेंगे, ये अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके और अपने को राजा की कोटि में स्थापित कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए कौन है जिसने स्वतंत्रता की घोषणा किया था, तो आप कहेंगे चंद्रदेव, ठीक है, ये गढ़वालों के राजा हैं, ठीक है ना। और इन्होंने ही, चंद्रदेव ने ही 1089 में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत से अपने को मुक्त करा करके और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। मतलब अब ये गुर्जर प्रतिहारों के अधीन नहीं रहे, अपितु ये क्या हुए, स्वतंत्र शासक बन गए। और कोई जानकारी नहीं सर। अब कहेंगे चंद्रदेव के बाद इनके बेटे आते हैं मदन पाल, ठीक है। तो मदन पाल के बारे में क्या जानना है आपको, बस एक चीज़ जानना है कि मदन पाल तुर्कों द्वारा अपहृत कर लिए गए थे, तुर्कों द्वारा इनका अपहरण किया गया था, ठीक है। तो इस अपहरण से मुक्त किनको कौन कराया था, ठीक है। तो आप कहेंगे मदन पाल के बेटे हैं गोविंद, क्या है, गोविंद चंद, ठीक है, राज नहीं, गोविंद चंद। तो गोविंद चंद ने ही क्या किया था, अपने पिता को तुर्कों के आक्रमण से, अपहरण से मुक्त करा लिया था, ठीक है। यहाँ पर हमको याद रखना है, चंद्रदेव का भी याद रखिएगा। चंद्रदेव का अभिलेख है चंद्रावली अभिलेख, चंद्रावली अभिलेख, ये बनारस के पास है और यह एक ताम्रपत्र है। और गोविंद चंद्र का जो मदन पाल का जो अभिलेख है वो है राहन और बसही अभिलेख, राहन और बसही अभिलेख, दो अभिलेख हैं मदन पाल के, ठीक है। और हमने आपको बता दिया था कि यह अपहरण किए गए थे, ठीक है। और अब हमारा जो शासक आएगा वो कौन आएगा, गोविंद चंद आएंगे। तो गोविंद चंद को हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं गोविंद चंद के बारे में। तो पहले सबसे पहली चीज़ हमें गोविंद चंद की हेडिंग डाल देनी होगी, ठीक है। तो आइए, छोटा सा मैटर है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको, हम केवल उतनी ही बात करने जा रहे हैं जो आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो आइए देखते हैं गोविंद चंद। तो इनका टाइम आप क्या लिख देंगे, 1194 से 1114 से और 1155 रखेंगे गोविंद चंद। से 115 रखेंगे, ठीक बच्चों। अब गोविंद चंद की पत्नी कौन है, आप कहेंगे कुमार देवी है, क्लियर। अब सबसे पहले हम लोग कुमार देवी को पढ़ेंगे। क्यों कुमार देवी को पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्राय आपके यहीं से उठते हैं। तो इनकी पत्नी है कुमार देवी, और कुमार देवी का अभिलेख है सारनाथ अभिलेख, सारनाथ अभिलेख है, क्लियर हो गया। अब इसी अभिलेख में, किसमें, सारनाथ अभिलेख में कुमार देवी अपने पति गोविंद चंद्र को क्या बताती हैं कि मेरे पति गोविंद चंद्र विष्णु के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। कुमार देवी कौन है, ये बौद्ध हैं, क्लियर हो गया। और इसके बाद एक चीज़ आपको और याद रखना है कि कुमार देवी ने सारनाथ में ही धम्म चक्र विहार
धम्मचक्र विहार का निर्माण कराया था। ठीक है, और शाक्यमुनि नाम के एक बौद्ध भिक्षु को इन्होंने संरक्षण भी दिया था। ठीक है, अब एक चीज और, तुरुस्क दंड। ये क्या है? तुरुस्क दंड एक कर है जिसे किसने आरोपित किया है? गोविंद चंद ने आरोपित किया है। और इसी कर से उन्होंने क्या किया है? तुर्कों से लड़ने वाली सेना का निर्माण किया है। क्लियर? और इनके दरबार में, गोविंद चंद के दरबार में कौन रहते हैं? आप कहेंगे कि सर लक्ष्मीधर रहते हैं। और लक्ष्मीधर ने एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम क्या है? कृत्यकल्पतरु। ठीक है, राजस्व कानून की किताब है ये। क्लियर? गोविंद चंद की। क्लियर बच्चों? और अब हम लोग जानेंगे अगले शासक कौन आएंगे। ठीक है, विजय चंद आएंगे, इनके बेटे हैं। इनका टाइम क्या है विजय चंद का? तो आप विजय चंद का जो टाइम होगा वो 1155 से दिखा दीजिएगा, और 55 से लेकर के 15 साल तक दिखाना है, तो 1155 से और 1170 तक का समय दिखाएंगे आप। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं। लिखने के बाद इसमें मैटर नहीं है, प्रमाणित मैटर नहीं है। पचपन से 70 विजय चंद का ये समय है। तो इसके बाद कौन आएगा? बस वही आएगा जिससे आपको पढ़ना था, जय चंद। ठीक है, और इनका समय 1170 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? जाहिर सी बात है कि इनके अंत चंदावर के युद्ध तक जाएगा, 1194 तक जाएगा। ठीक है, अब हमको याद रखना है कि जयचंद के सेनापति कौन थे? पढ़ चुके हैं आप। सेनापति बनाफर वंश के हैं, आल्हा और उदल। ये हमने लिख दिया बनाफर वंश। पूछते हैं ये क्वेश्चन, कहाँ के रहने वाले हैं? महोबा के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये इनके सेनापति हैं और इन्होंने ही किसकी सहायता किया था? आप कहेंगे कि सर इन्होंने ही, ठीक है, आल्हा उदल के माध्यम से जयचंद्र ने चंदेल शासक कौन है? परमर्दी हैं, इनकी सहायता किया था। किसके विरुद्ध? पृथ्वीराज थर्ड के विरुद्ध किया था। लेकिन इस युद्ध में होगा क्या? परमर्दी हारते हैं, आल्हा उदल मारे जाते हैं। जयचंद और पृथ्वीराज थर्ड के बीच क्या होगा? आप कहेंगे कि सर टैसल होगा, तनाव उत्पन्न होगा। लेकिन जयचंद की बेटी जो है ये क्या है? संयोगिता है। ठीक है ना? और ये किससे मोहब्बत करती हैं? पृथ्वीराज थर्ड से मोहब्बत करती हैं। ठीक है, और पृथ्वीराज थर्ड ने संयोगिता का अपहरण किया था। अपमानित थे कौन? जयचंद अपमानित थे, और इन्होंने ही, जयचंद ने ही तराइन के दूसरे युद्ध के लिए किसको निमंत्रण दिया था? आप कहेंगे कि सर गोरी को निमंत्रण दिया था। ठीक है, लेकिन अब आपको याद रखना है कि चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, ये चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है? आप कहेंगे जयचंद और कौन है? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के बीच होता है। और इसका परिणाम क्या आएगा? जयचंद हारे और मार भी दिए गए, हारे और मारे गए। ठीक है, हार गए और मार दिए गए। ठीक है, अब बच्चों इसी के साथ गढ़वाल राजवंश, ठीक है, गोरी के साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, कुछ चीज़ें हमसे पूछ सकते हैं। और गढ़वालों की राजधानी क्या है? गढ़वालों की राजधानी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 2 राजधानियां हैं बच्चों, 1 और 2। पहली राजधानी इनकी क्या है? कन्नौज। कन्नौज को और किसी नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे गांधीनगर के नाम से जाना जाता है। गांधीनगर नहीं, गंधी मतलब इत्र, गंधी नगर। और दूसरी राजधानी क्या है? बनारस। और आप याद रखेंगे यही कारण है कि गढ़वालों को बनारस नरेश के नाम से भी जाना जाता है, या काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब
गढ़वालों के संदर्भ में जानकारी देने वाले कुछ साहित्यिक स्रोत भी हैं, उनको आप याद रखिएगा। साहित्यिक स्रोत, गढ़वालों के बारे में जानकारी देने वाले साहित्यिक स्रोत क्या है? तो यार कुछ नहीं है, ठीक है, बड़ी सिंपल से बात याद रखिएगा, ठीक है। एक तो है आईने अकबरी, आईना ए अकबरी, ये किसकी है? तो आप जानते हैं कि यह अबुल फजल की किताब है, अकबर के इतिहासकार अबुल फजल की किताब है ये, ठीक है। और दूसरे कौन है? जयानक भट्ट हैं, जयानक भट्ट। जयानक भट्ट की किताब क्या है? आप कहोगे पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज विजय है। और वो तो पृथ्वीराज रासो आप जानते हैं, पृथ्वीराज रासो ये किसकी है? चंद्रबरदाई की है, ठीक है। और एक किताब आप याद रखिएगा, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग की किताब है प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि में भी किसका विवरण दिया गया है? आप कहेंगे सर गढ़वालों का इतिहास दिया गया है, ठीक है। अभिलेख हम लोगों ने पढ़ लिया था, चंद्रदेव का चंद्रावली अभिलेख था, और गोविंद चंद्र का हम छूट गया हमसे बताना। गोविंद चंद्र का जो अभिलेख था वो था लार अभिलेख, गोविंद चंद्र देवरिया में पड़ता है लार, और वाराणसी, ठीक है, ताम्रपत्र किसका है? गोविंद चंद्र का है, ठीक है ना, क्लियर। और इसी के साथ, ठीक है, एक हमने आपको कुमार देवी के बारे में बता रखा था कि उनका सारनाथ अभिलेख है, ठीक है ना। और बच्चों इसी के साथ गढ़वालों से उठने वाले हर क्वेश्चन का हमने समाधान कर दिया है, ठीक है। और आप अगला क्लास कर लेंगे। थैंक यू बच्चों, विशिंग ऑल द बेस्ट।